इस्लाम इजाजत देता है कि घर से बाहर निकलो, आग को बुझाओ, हर आदमी अपना आधार कार्ड सही तरीके से बनवाए। ये मत मानिए कि सिर्फ मुसलमान टारगेट है। मुसलमान तो पहला टारगेट, दूसरा टारगेट दलित है, तीसरा टारगेट ट्राइबल है, चौथा टारगेट ओबीसी है, पांचवा टारगेट गरीब है, और आखिरी जो मुद्दा है वो ये है कि कैसे इस देश में मनुस्मृति लाया जाए और सारे लोगों को पढ़ाई से रोका जाए और इनके शासन को सदियों सदियों तक जारी किया जाए। ये मुद्दा है। एक्शन क्या होना चाहिए? प्लानिंग ये है कि जिस तरह से इन्होंने मास डिसइंफ्रेंच करने की आपको कोशिश की है, आप अपने को इनफ्रेंचाइज करने की कोशिश कीजिए। कैसे इनफ्रेंचाइज करेंगे? अपने सारे वोटिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से सबसे पहले बनाइए। आज ही जा करके हर आदमी अपना आधार कार्ड, अपना इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड, बाकी सारे कार्ड्स सही तरीके से बनवाए। जो आदमी घर शिफ्ट करता है, शिफ्टिंग के बाद मैंने किताब लिखी है, उसमें कहा गया है कि अगर एक दलित और एक मुसलमान अगर अपने घर को शिफ्ट करता है तो उसके नाम को डिलीट कर दिया जाता है। आप जहां पर जाते हैं नए तरीके से अपने नाम को ऐड कीजिए। आपके मेल को फीमेल लिखा जाता है, आपके फोटो को चेंज कर दिया जाता है। बीजेपी के लोग फॉर्म नंबर 7 के थ्रू आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड को चैलेंज करते हैं। बिना इंक्वायरी के इलेक्शन कमीशन आपके वोटर आइडेंटिटी कार्ड को खत्म कर देता है। आप सजग नहीं है। सबसे पहले आप सजग होइए, सबसे पहले अपने कार्ड्स बनाइए। कार्ड्स बनाने के बाद जो वोटर लिस्ट है उसको उठाइए और देखिए कि महमूद आलम अगर लिखा हुआ है तो उसका स्पेलिंग सही है क्या, हम मेल हैं तो मेल है क्या, फीमेल है तो फीमेल है क्या, हमारा फोटोग्राफ है क्या। इन सारी चीजों को इंश्योर कीजिए और इंश्योर करने के बाद आप यूनाइट होइए। और यूनाइट होने के बाद जिस तरह से इलेक्टोरिकली ये सरकार आपके सर पे बैठी है, उसी तरह से इलेक्टोरिकली इस सरकार को उठा के फेंक दीजिए। जिन लोगों ने कहा था माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी 19.6% है, लगभग 20% है। दलित 16.5% है, कितना हो गया? 36.5%। ट्राइबल 8.5% है, कितना हो गया? 45% हो गया। अगर सेकुलर जो हमारे ओबीसी हैं और सेकुलर जो हमारे अपर कास्ट हैं, अगर इनको मिला दिया जाए तो हमारी तादाद 60 के ऊपर जाती है। और अगर हम चाह लें प्रॉपर तरीके से यूनाइट हो जाएं, प्रॉपर तरीके से अज़्म कर लें, प्रॉपर तरीके से साइलेंट रेवोल्यूशन के लिए अगर हम तैयार हो जाएं, तो इस सरकार को हम इलेक्टोरिकली उखाड़ फेंक सकते हैं। और इसके लिए आपको तैयार होने की जरूरत। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोस्तों, ये जो सारी चीजें जो आपके सामने फैक्ट्स हो रही हैं, ये हिंसा नहीं है, ये मणिपुर नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, ये यूसीसी नहीं है, ये सीएए नहीं है। ये एक ही है कि आपको मास स्केल पे कैसे डिसइंफ्रेंचाइज किया जाए, वोट देने के अधिकार से आपको कैसे वंचित किया जाए। इस बात को समझिए, अपने वोटिंग राइट्स को समझिए। आपकी इस देश में कदर और कीमत क्यों है? क्योंकि आप वोट देते हैं। जिस दिन आपके वोटिंग राइट को खत्म कर दिया जाएगा, आप कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, ट्राइबल समाज हो या माइनॉरिटी का समाज हो। अपने राइट्स को समझिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाइए और आने वाले इलेक्शन में मैं कहना चाहता हूं कि वोट करना ये लगना चाहिए कि 100% दलितों ने, 100% मुसलमानों ने, 100% ट्राइबल ने वोट किया है। और अगर आने वाले इलेक्शन में अगर आप वोट नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि आप अपने मजहब को धोखा दे रहे हैं, आप अपने देश को धोखा दे रहे हैं। अगर बाहर आग लगी हो और घर के अंदर अगर हम चैन से बैठते हैं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। देखिए, आपके सामने जो बातें हो रही हैं आज, इस चर्चा सत्र के 2 पार्ट है। एक पार्ट है यूसीसी और दूसरा पार्ट है मॉब वायलेंस। हम दोनों को अलग अलग चर्चा करेंगे। पहला मैं कहना चाहता हूं, हम यूसीसी को हम लेते हैं। आज से 6 महीना 1 साल पहले आपने देखा होगा कि लव जिहाद और धर्मांतरण इस देश का सबसे पहला मुद्दा था। अलग अलग रियासतें अपने अपने रियासत में कानून बना रही थी। कर्नाटक की बीजेपी सरकार कानून अलग से बना रही है, मध्य प्रदेश की सरकार अलग से कानून बना रही है, हरियाणा की खट्टर सरकार अलग से कानून बना रही है, धामी सरकार अलग से कानून बना रही है, योगी सरकार अलग से कानून बना रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये सारे राष्ट्रीय स्तर के मजहब
हैं भारत में, अगर एक मजहब से धर्मांतरण करके अगर कोई दूसरे मजहब में जाता है, अगर सरकार को लगता है तो यह राष्ट्रीय समस्या होनी चाहिए, तो सरकार एक कानून बना करके इस समस्या को हल क्यों नहीं करती है? मल्टीपल स्टेट्स में मल्टीपल कानून क्यों बनते हैं? सरकार का मकसद है कि लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए जो हमारा जो सामाजिक स्पेस है उसको कम्युनलाइज किया जाए और जो इलेक्शन का जो माहौल है उसको पोलराइज किया जाए और पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया जाए। तो बीजेपी का जो एजेंडा है, चाहे वो लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो, या 2014 से लेकर के आज तक के जो भी फंडामेंटल चेंजेज आए हैं, ये पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। पॉलिटिकल प्रोजेक्ट किस लिए है? टू गेन पॉलिटिकल बेनिफिट। उसी तरह से यूसीसी आ रहा है। अगर सरकार को लगता है कि यूसीसी आनी चाहिए और राष्ट्रीय समस्या है, तो आसाम का चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा क्यों कहता है कि हम पॉलीगेमी पे कानून बनाएंगे? धामी सरकार उत्तराखंड का क्यों कहता है हम यूसीसी पे ड्राफ्ट लेकर के आएंगे? आप देखिएगा मेरी बात, यू मार्क माई वर्ड, कुछ दिन के बाद योगी सरकार अलग ड्राफ्ट लेकर के आएगी, कुछ दिन के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अलग ड्राफ्ट लेकर के आएगी, और इसका मकसद है कि ये उनका पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। और पॉलिटिकल प्रोजेक्ट किस लिए है? समाज को पोलराइज करने के लिए। अब सवाल उठता है कि इसका मकसद समाज को पोलराइज करने के लिए है, तो हमें क्या करना चाहिए? जहां तक यूसीसी का सवाल है, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो क्रिश्चियंस को होगा, सिख को होगा, ट्राइबल्स को होगा, दलित को होगा। हमारी जिम्मेदारी है, सरकार देखिए 2014 से लेकर के आज तक जो चाहती है वो करते आई है। अगर वो चाहेगी कि यूसीसी लाएं तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो उनको वोट करते हैं उनको ये एजुकेट कम से कम कर सकते हैं कि ये जो है आपको बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? ट्राइबल्स हैं, दलित हैं, मुस्लिम्स हैं, अदर माइनॉरिटीज हैं। इन सब को हमको एजुकेट करना है कि आपके डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रहन सहन आपके मजहब को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। और ये हिंदू कल्चर नहीं थोपा जा रहा है, ये ब्राह्मणिकल माइंडसेट अपर। जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, मिलने जाते हैं, मैं सीरियसली इस बात को बता रहा हूं, मिलने जाते हैं, उन लोगों का बायकॉट होना चाहिए, वो गद्दार हैं। क्या बात करेंगे आप आरएसएस के लोगों से जो इस बात को तय कर चुके हैं कि हमें संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है? उनसे क्या बात करके और क्या समझाएंगे उन्हें? उन्हें सिर्फ ये जाके कह सकते हैं कि हम आपके पैरों में गिर चुके हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे, सिर्फ हमें हमारी कम्युनिटी को धोखा देने का रास्ता बता दो। कैसे हम उनसे मीठी मीठी बातें करके, कैसे जज्बाती तकरीरें देके उनको बेवकूफ बनाएं और आपकी मदद करें, ये काम कर रहे हैं जो लोग उनसे मिलने जाते हैं। ये समझ लीजिए आप, उन्होंने सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं हाईजैक कर ली हैं। उन्होंने हम लोगों के, खास तौर पे एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और ओबीसी के जितनी टॉप लीडरशिप है सब हाईजैक कर ली। इस बात को जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने अंदर से गद्दारों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सबसे पहला काम है, हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं, समझ लीजिए आप, ये गद्दार हैं जो हमारे पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं। आइडेंटिफाई कीजिए उन गद्दारों को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर है। आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे लोगों को और उनको पनिश कीजिए, उनका सोशल बाइकआउट कीजिए। ये तो हम आराम से कर सकते हैं। दो रास्ते हैं, कोर्ट का रास्ता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो रास्ता नहीं है। कोर्ट का रास्ता जब है जब हम बहुत सारे केसेस, रोज ये पूरे देश को लूट के खा रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, हम मल्टीपल केसेस ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारी जगह पे करें, एक एक आइडेंटिफाई करें आरएसएस के कार्यकर्ता को कि कौन स्कूटर पे चलता था और आज मर्सिडीज में चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसके खिलाफ करप्शन के केसेस करें। ये एक काम करना होगा हमें। दूसरा, अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके जेलों में जाने के लिए तैयार नहीं है तो ये सब बातें बेकार हैं। अगर हम लाठी खाकर जेलों में जाने को तैयार नहीं है, अगर हम गोली खाकर जेलों में जाने को तैयार नहीं है तो ये सब चीजें बेकार हैं। ये चाहते हैं कि ये हम करते रहें और वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। तो पहला रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि हमें अपने देश को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है तो हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जेल जाने वालों में सबसे पहला नंबर लीडरशिप का आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लोग इज्जत करते हैं ना, हमारी ताकत क्या है। आज मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, मैं क्या हूं? एक
छोटा सा अदना सा वकील हूं। आज लाखों लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरी ताकत है, नहीं तो मेरी औकात और हैसियत नहीं है कि मैं चूं भी कर जाऊं इन लोगों के सामने। ये समझ लीजिए आप। और ये बात तस्लीम हमारे सारे एमपी एमएलए बड़ी बड़ी तंजीमों के लीडर्स को करना चाहिए। उनकी अपनी जाती हैसियत और औकात किसी की नहीं है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूं। आज अगर हम लोग इतनी जोर से बोल पा रहे हैं तो हमारे पीछे लोगों की ताकत है, उसकी वजह से हमें उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। जो अपने आप को जितना बड़ा लीडर समझता है उसे जेल जाने के लिए, गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए सबसे पहले तैयार होना चाहिए आज। और जो ऐसा नहीं करता, जो इसके लिए बहानेबाजी करता है, मसलियत बताता है कि ये मसलियतन जो है ना, लफ्ज बोलने वाला गद्दार है। मसलियतन ये नहीं बोलेंगे कि मैं जेल जा रहा हूं, मसलियतन हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। गद्दार, बेईमान, ये हमें बोलना पड़ेगा खुल के। एक बात। दूसरी बात, ये हमारा सबसे पहला इशू आर्टिकल 1 होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 1 क्या है? भारत की जो सीमाएं है ना, उसको अक्षुण्ण रखना। चाइना 2000 किलोमीटर हमारी जगह खा गया है। हम किसी और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, दो मुद्दे हमारे शुरुआत के होने चाहिए। और हमें होम मिनिस्टर का, हमें प्राइम मिनिस्टर का घेराव इस बात पे करना चाहिए कि चाइना से हमारे देश की सेना अपनी जमीन वापस लेने के लिए बेकरार है। तुम डरपोक हो जो उन्हें रोक रहे हो, इसके लिए हमें प्राइम मिनिस्टर का घेराव करना चाहिए। यह आर्टिकल 1 है, इसके लिए करें। और आगे जाके गोली खाएं। इसके बाद क्या? 2000 किलोमीटर हमारी, जिसको अलग अलग जबानों से हम कहते हैं, कोई भारत माता कहता है, हम भारत देश कहते हैं, उसमें से 2000 किलोमीटर कोई ले गया और हम यहां बैठ के डिस्कशन करेंगे? नहीं। या तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे या वो 2000 किलोमीटर वापस लेंगे, नहीं तो हम मार्च करके हम खुद जाके वापस लेंगे। ये हमारा पहला एजेंडा होना चाहिए। दूसरा एजेंडा इस वक्त जो है वो है मणिपुर। अगर मणिपुर के लिए हम लोग प्रधानमंत्री का घेराव नहीं करते, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है मणिपुर में जो हो रहा है। यहाँ मणिपुर के लोग बैठे हैं, अरामबाई तेंगुल, मेतेई लिपुम, ये दो संगठन है आरएसएस के जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है। अमित शाह साहब के साथ मिलकर जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है, चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह के साथ मिलकर मेटिकुलस प्लानिंग से एक एक काम हुआ है। वहां पे कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ है। जब तक हम इस बात के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई अभी चल रही है, उससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मैं एज लॉयर सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। बात 1-2 महीने में आई गई हो जाएगी। उन लोगों के साथ वहां ज्यादती होगी। आरएसएस और बीजेपी पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट और सारे बॉर्डर लाइन एरियाज को कमजोर कर रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 1 नंबर 1 बचाना सबसे पहले। मणिपुर के लिए हमें जाना चाहिए डेलीगेशन बना के, और सच्चाई सामने लानी चाहिए कि आरएसएस ने, अमित शाह साहब ने और चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ने ये प्लानिंग करके अपने कार्डर्स से कराया है। कोई मैती समाज ने नहीं किया है, उनके कार्डर्स ने किया है। गुड़गांव में और नूह में उनके कार्डर्स ने सब किया है। गुजरात में उनके कार्डर्स ने सब कुछ किया है। और दिल्ली के दंगों में हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि आम आदमियों ने कुछ नहीं किया, उनके कार्डर्स और उनके भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने ये सब काम किया है। यही हमें करना पड़ेगा। मणिपुर के लिए प्लान बनाइए कि हम लोग वहां जाएं और एक्सपोज करें कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा था और क्या हो रहा है अब। और उसमें अमित शाह साहब सबसे बड़े चाणक्य हैं। उनको अरेस्ट कराने के लिए जब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, मणिपुर का कुछ भला नहीं हो सकता। मैं ये बात दावे और गारंटी से कह रहा हूं। ही इज द मेन मास्टरमाइंड, मिस्टर अमित शाह। वो वहां जाके बैठे ही इसलिए थे कि उन्होंने ये सब प्लानिंग करनी थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। वरना भारत के होम मिनिस्टर में इतनी ताकत होती है, चेयर में, चाहे कोई डफर भी बैठ जाए उस पे। अमित शाह साहब की बात नहीं कर रहा हूं, ये डफर वर्ड उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया मैंने। अगर कोई डफर भी बैठ जाए, भारत के होम मिनिस्टर की चेयर में इतनी ताकत होती है कि सब शांति वहां पे एक दिन में हो जाए। लेकिन जो होम मिनिस्टर वहां अपनी प्लानिंग ही करने गया था, इंप्लीमेंटेशन देखने गया था गुजरात मॉडल की, वो उससे क्या उम्मीद करते हो? आज तक किसी आदमी ने यह बोला है कि अमित शाह इज द मेन मास्टरमाइंड ऑफ मणिपुर? नहीं बोला। यही हमारी कमी। तो मेरी यही गुजारिश है, एक तो जेल जाने के लिए जो लोग तैयार हैं, गोली खाने के लिए जो लोग तैयार हैं, लाठी खाने के लिए जो लोग तैयार हैं, वही बोले कि मैं लीडर हूं, वरना वो गद्दार है। मेरा ये मानना है। बाकी अपनी अलग अलग राय सबकी हो सकती है। यही एक टेस्ट है। अच्छी से अच्छी बात कोई भी कर सकता है। एक से बढ़कर एक स्पीच देने वाले, एक से बढ़कर एक भाषण देने वाले हम लोगों में भी हैं और आरएसएस में भी हैं। जबान की वैल्यू आजकल 0 हो गई। सड़क पे आए, गोली खाएं, तब बताएं कि मैं लीडर हूं, वरना मैं गद्दार हूं। ये बात तय है। मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं आज इसी वक्त से। और जब आप लोग दावत देंगे कि गोली खाने के लिए सबसे आगे मैं रहूंगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं अपनी तरफ से। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस हॉल में बैठा हर एक इंसान जो अपने आप को लीडर कहना चाहता है, वो गोली खाने के लिए, इस वक्त देश बचाना है तो गोली खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अमित शाह साहब को मणिपुर के लिए अरेस्ट कराना जरूरी है। इसके लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरी जहां भी सर्विसेज आपको दरकार होंगी, मैं वॉलंटियर करता हूं अपने आप को। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। शाहद अली।